किया उस टाइम पे मेरे को फ्री एजुकेशन दिया। मेरे तो पहले मन में विचार ये आया कि यार अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मेरिट नहीं आया तो अपन इंडिया लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पे compete कर पाएंगे। मैथ समझ ही नहीं आई वो क्या रहा है। तो एक बार तो मन कर रहा था ऐसे कि यार छोड़ छाड़ के अपन घर चलते हैं, वही स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ टॉप पर तैयार अपन। अब वो लाइफ को ऐसे नहीं कि बस हाँ चलो मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया तो क्या हो गया, ठीक है। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका पॉडकास्ट के इस नए सेशन में। और आज के इस सेशन में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पवन कुमावत सर, जिन्हें स्टूडेंट्स प्यार से पीके सर के नाम से जानते हैं, जो कि करंट टाइम में अभी मैट्रिक्स जे इंस्टीट्यूट के फिजिक्स के फैकल्टी हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड हैं इस सीकर के फील्ड में। आप सभी उनसे पढ़ भी रहे होंगे एंड काफी लोग जानते भी होंगे। तो आज कंप्लीटली उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ से सर ने शुरू किया। आइए अब सर से सुनते हैं उनकी कहानी। वेलकम सर in our first session of podcast. Thank you so much for inviting me. तो सर हम आज आपकी जो लाइफ की जो जर्नी रही है उसके बारे में जानना चाहते हैं एंड आपने किस तरीके से शुरुआत की आईआईटी के लिए एंड किस तरीके से आपको जो अचीवमेंट मिले वो सभी जो आपके मोटिवेशन रहे उन सब के बारे में हम जानना चाहते हैं एंड आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या लाइफ रही है आपकी। तो सर एक बार अपना जो इंट्रोडक्शन है वो दे दीजिए एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करते हैं। ओके, तो देखो राकेश जी, मैं किशनगढ़ रेंडवाल से हूँ, तो बिल्कुल बैकग्राउंड एकदम गांव वाला है। और गांव में उस टाइम पे क्या है कि जनरली हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा होते थे, क्योंकि हमारे गांव में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल आई थिंक जब मैं 4th क्लास में था तब खुला था, बट इंग्लिश मीडियम में कभी पढ़ने की सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि 3rd 4th स्टैंडर्ड तक तो हम हिंदी मीडियम में पढ़े थे और फिर इतना ट्रांजिशन एकदम से हो नहीं पाता है। और हमारे लिए तो एकदम बिल्कुल नया था कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो 10th तक हमने पढ़ाई करी वहाँ पर, है ना। तो स्कूल अच्छा स्कूल था, बट 10th के बाद में यही था कि यार करना क्या है। तो मेरे को तो बेसिकली यही था कि यार 12th में अपने को मेरिट लाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि हमारे गांव से तो इतना एजुकेशन का इतना स्टैंडर्ड था नहीं। तो फिर सीख करके मैंने कुछ पेपर वगैरह में ऐड वगैरह देखे थे स्कूलों के अच्छे अच्छे रिजल्ट। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मेरिट वगैरह आती थी, मेरिट चलती थी उस टाइम। तो मैंने यही सोचा कि यार सीख कर चलते हैं अपन, है ना। अब मेनली फाइनेंस का बड़ा दिक्कत आता है, तो हमें किसी ने बताया कि वहाँ पे ट्रस्ट का हॉस्टल भी है ना, तो वहाँ रह सकते हो। मेनली उस टाइम पे रहने का ही ज़्यादा खर्चा आता था, पढ़ाई का खर्चा कम था उस टाइम पे सीकर में एज़ कम्पेयर टू रहना। तो एक तो शॉर्टेज हो चुका था कि चलो हॉस्टल जो है ट्रस्ट का है तो वहाँ पे बहुत ही मिनिमम से पैसे लगेंगे, ठीक है। मतलब कि बाकी हॉस्टल्स जो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं उनका लाइक 1/5 टाइप का था। तो फिर इधर का माहौल बनाया और उस टाइम पे मैंने किसी कोचिंग का, यहाँ पे नाम तो नहीं दूंगा मैं, ठीक है, बट उस कोचिंग का मैंने स्कॉलरशिप का या टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का जो टेस्ट होता है वो दिया था मैंने स्कूल से। तो फिर वहाँ आए थे हम मिलने। तो एक्चुअली जब हम आए थे तब हमें पता भी नहीं था कि जेई क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे गांव में इतना क्रेज़ भी नहीं था। हाँ सर, उस टाइम जानते ही नहीं थे कि आईआईटी इंजीनियर वगैरह के लिए कौन से एग्जाम देनी होती है, क्या करना। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही फनी सा किस्सा बताता हूँ आपको। एक कि जब हम यहाँ आए तो हम गए गुरु कृपा में। हमें मतलब आए तो किसी और के लिए थे, हम स्कूल के लिए आए थे बेसिकली। फिर यहाँ पहले हॉस्टल में गए तो वहाँ के जो वार्डन थे उन्होंने हमें बताया कि यार बच्चा अच्छा है और आप इसको ना जेई की तैयारी करो। तो हम समझे नहीं कि बोल क्या रहा है ये। तो उन्होंने ये बोला कि एक स्कूल और खुला है, उस स्कूल में करवा दो आप एडमिशन, ठीक है। और अच्छा स्कूल है तो उन्होंने यहाँ गुरु कृपा उस टाइम पे चल रहा था, तो जीसीए में हम गए। तो वहाँ पे एक्चुअली फीस वीस की बात करने के बाद में फॉर्म भरवा रहे थे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन स्कूल का कुछ था ही नहीं। वहाँ पे था कि जेई या एआई ट्रिपल ई, ठीक है, ये समथिंग। अब एक फनी किस्सा तो ये है कि मुझे लगा था यार कि चलो इनमें से एक चूज करना है। तो एआई ट्रिपल ई नाम थोड़ा बड़ा दिख रहा था, ठीक है, कुछ बढ़िया होगा। तो मैंने उस पर मार्क कर दिया।
मेरे ही साथ एक दोस्त भी आया था मेरा, उसने IIT जेई कर दिया। हाँ। और फिर बाद में हम तो अलग अलग क्लास में बैठेंगे, हम अगेन वापस से गए उसने ऑफिस में, और हम पूछे कि सर एक्चुअली ये क्या है ये दोनों चीज़ें। उन्होंने वो समझ गए गाँव से हैं, पता नहीं इनको, उन्होंने बस इतना बता दिया कि यार ये तो है इंडिया लेवल का। एक्चुअली पता चला बाद में उनको खुद को भी नहीं पता था इतना कि AIEEE तो इंडिया लेवल का और IIT है इंटरनेशनल लेवल का। तो मेरे तो पहले मन में विचार ये आया कि यार अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मेरिट नहीं आया, हाँ, तो अपन इंडिया लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे तो कहाँ पे compete कर पाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद में हुआ ऐसा कि हम क्लास में चले गए, मैथ में हम क्या कि अच्छे थे, मतलब कि फुल आउट ऑफ फुल थे 10th में मेरे। इसके बाद यहाँ जब कोचिंग में बैठे तो मैथ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या रहा है। स्कूल की मैथ एंड यहाँ जो जेई लेवल की मैथ थी उसमें बहुत डिफरेंस था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो पता ही नहीं चल रहा था कि यार चल क्या रहा है। वहाँ पे लगा कि यार मैथ तो हमारे लिए थी स्कूल में तो ही लिया, यहाँ पे तो हम मैथ के लिए भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो उसके बाद में चलो थोड़ा दिन चला, अब घर वाले का फीस जमा करा गए थे, इसलिए हम घर भी वापस नहीं जा सकते थे और बहुत ज़्यादा डरते थे। तो एक बार तो मन कर रहा था ऐसे कि यार छोड़ छाड़ के अपन घर चलते हैं, वहीं स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ टॉपर थे यार अपन, टॉपर्स में आते थे, यहाँ क्या मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रहा है। देन फिर थोड़े दिन निकाले, और अब गाँव के थे तो क्या है कि टीचर से तो डरते थे बहुत ज़्यादा, तो इंटरेक्शन तो दूर की बात, मतलब सामने टीचर आ जाए ना तो गली पकड़ लेते थे दूसरी, है ना। तो इस टाइप का था। तो चलो थोड़े दिन पढ़े, फिर टेस्ट दिया, और टेस्ट दिया तो उस टाइम पे मेरे आए थे कुछ 55% मार्क्स, परसेंटेज में बता रहा हूँ परसेंटेज। यस। और मैं टेंशन में आ गया कि यार अपने 90% थे 10th में, यहाँ तो 55%। 55%। देन फिर हमें हॉस्टल के कुछ बच्चों ने बताया कि यार कितने नंबर बने तुम्हारे, पहला टेस्ट ही था, तुमने नंबर बताया कि भाई इतने आए। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया मार्क्स है, तुम मतलब पागल हो तुम। तो मैंने सोचा कि शायद ये फेल होने वाले बच्चे हैं तो इनको 55% भी अच्छे लग रहे हैं। बढ़िया। तो फिर मैंने तो सोचा यार घर वालों को भी बताएंगे कैसे कि 55% दिया है। जब क्लास गए ना दूसरे दिन, तब पता चला, टीचर ने पूछा कि समथिंग मार्क्स से ऊपर कितने बच्चों के हैं, तो पता चला 3 ही बच्चों के हाथ ऊपर थे, और जबकि 90% से ऊपर वाले काफ़ी बच्चे थे हमारे बैच में। तब पता चला कि अच्छा ये कुछ और है। तब चलो पढ़ाई करते गए, जुलाई में एडमिशन लिया था, अक्टूबर तक पढ़ाई करते रहे। उसके बाद एक्चुअली IIT कानपुर से 2 स्टूडेंट आए थे हमारी क्लास में, एक मैथ के टीचर थे जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था बच्चों से। तब जाके थोड़ा थोड़ा पता चला कि अच्छा अपन तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, उन्होंने बताया। मतलब इतने दिन सिर्फ पढ़ रहे थे, ये नहीं पता था कि आगे करना क्या है, किस करना चीज क्या की है तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो तब जाके थोड़ा पता चला कि अच्छा हम इंजीनियर बनेंगे इससे, कुछ कुछ तो होगा, अच्छा होगा। ठीक है। देन फिर चलो चलती रही पढ़ाई, अच्छा हुआ। फिर 12th में जाके थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा गया लास्ट में से, तो 12th के साथ तो नहीं हुआ, है ना, बट फिर टारगेट किया। जब आपका 12th के साथ नहीं हुआ तो उस टाइम आपको किसी ने फोर्स किया कि टारगेट करो, या फिर कि यार मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं खुद ही फिर से करने लग गया? देखो एक्चुअली ऐसा था कि 12th के बाद में घर वालों ने तो बोला कि यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, और मेरा 4 ही नंबर से रहा था। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस से तैयारी कर लो। बट फिर मेरा ये था कि यार अब वापस से क्लास में बैठेंगे कैसा लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा, वही टीचर्स पढ़ाएंगे, वो क्या बोलेंगे अपन को क्लास में, क्योंकि उस टाइम पे मैं उसको एज ए फेलियर ले रहा था। अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि यार 14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से 9,600 बच्चे जा रहे हैं IIT में, बाकी तो सारे रह ही रहे हैं। हाँ, 10-15% का ही तो वो भी नहीं हो रहा, मतलब 1% भी नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी हाँ कुछ NIT में जा रहे हैं, बट अपना वही है ना, IIT में तो 9,600 ही जा रहे हैं। तो NIT उस टाइम पे मेरे को मिल रहा था, बट उसमें मेरे को जाना नहीं था, तो मैं एज ए फेलियर ले रहा था, तो मतलब बहुत ज़्यादा शर्म सी आ रही थी वापस आने में। देन फिर मेरे को कोचिंग के डायरेक्टर ने और टीचर्स लोगों ने कॉल करा,
क्योंकि वापस से कर लो। देन फिर उनका भी सपोर्ट रहा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, है ना। तो अगेन वो पढ़ाई में पैसा लगाना और ये सब हो नहीं पा रहा था पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था ट्रस्ट वाला हॉस्टल ना, वो भी मैं 1 साल ही रह पाया था, क्योंकि वहाँ भी माहौल जो है वो सही नहीं था। कि बड़े बच्चे ज़्यादा रहते थे तो उड़दंग वगैरह ज़्यादा होती थी, तो 12th में फिर मैं प्राइवेट हॉस्टल में ही रहा था, तो वो कॉस्ट और बढ़ गई थी, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था घर वालों के लिए। देन फिर इन्होंने बट सपोर्ट किया उस टाइम पे, मेरे को फ्री एजुकेशन दिया और वापस से लगे पढ़ाई में। बट जब क्लास में बैठा तब मेरे को पता चला कि नहीं, टीचर उस तरीके से जज नहीं करते जिस तरीके से मैं खुद के बारे में सोच रहा था। मतलब जब सिलेक्शन नहीं होता तो कि यार ये तो फेल हुआ बच्चा है, इसको क्या। हाँ एग्जैक्टली, तो वो उस तरीके से नहीं लेते हैं, है ना। वो ये सोचते हैं कि यस ये अगेन एक अच्छी एनर्जी के साथ है और कुछ करेगा, एक न्यू स्टूडेंट की तरह ही वो ट्रीट करते हैं। एग्जैक्टली, है ना। देन फिर टारगेट किया और सिलेक्शन हो गया और चले गए कॉलेज, ये था। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो मतलब जब रिजल्ट आया तो घर वालों का क्या इम्प्रेशन था, मतलब। देखो इसकी भी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, है ना। कि मैं क्या है कि हमारा जो स्कूल था ना गांव में, वो पापा जी की हमारी दुकान है, किराने की दुकान है, तो उसके पीछे ही स्कूल था, मतलब कि 100 मीटर भी, 100 मीटर के लगभग। तो मैं क्या कि, और स्कूल से घर था 2 किलोमीटर, तो मेरी शुरुआत से ये आदत पड़ी हुई थी कि स्कूल आओ, स्कूल से छुट्टी होने के बाद दुकान जाओ, और फिर दुकान से फिर शाम को लेट जाओ, कोई जाने वाला होता था तो उनके साथ या पापा के साथ जाओ घर पे आके, ठीक है। तो मेरा ये बचपन से ना खेलने कूदने वाला और ये सिस्टम तो रहा ही नहीं, टीवी देखना खेलना कूदना अपना ये रहा जरूर है, कि बस स्कूल से आए सारा काम होमवर्क वगैरह सब दुकान पे ही करना है बैठ के, है ना। ये जो है ना मेरा इवन 9 तक चला ही। तो अब मेरी क्या है कि ये एक आदत सी बन गई थी यार, कि मेरे को घर पे ज़्यादा मतलब मन नहीं लगता था, क्योंकि बचपन से अपन दुकान पे जाते थे तो लोगों के बीच में रहने की आदत थी, है ना। तो फिर जब यहाँ जेई की तैयारी कर रहा था तब भी छुट्टियाँ जब होती थी तो मैं दुकान पे जाया करता था, है ना, छुट्टियों में भी, कि पापा की भी सहारा लग जाएगा और अपना भी मन लगा रहेगा। तो जिस दिन जेई का रिजल्ट आया था उस दिन भी मैं दुकान पे ही था एक्चुअली, है ना। तो पापा लेट आए थे, तो वो बीच रास्ते से जब आ रहे थे तो उन्होंने रिजल्ट निकलवा के लिया और आके मेरे को बताया, और तेरा सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो बड़े खुश नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा खुश, मतलब ठीक है। बट मेरे चेहरे पे रिएक्शन ऐसे थे एकदम नॉर्मल, हाँ, इट्स उस ओके। टाइम पता नहीं था इतना कि मतलब जेई में क्या कैसे क्या होगा। नहीं नहीं, उस टाइम तक पता चल चुका था और बहुत अच्छे से, क्योंकि उस टाइम पे एंड्रॉयड फोन था तो पता कर लिया था काफी उस टाइम ज्यादा। तो शायद स्टार्ट ही हुए थे हाँ, एंड्रॉइड नेट वगैरह। यस यस यस। तो मेरा इसलिए रिएक्शन नहीं आया क्योंकि ये देखो मुझे कॉन्फिडेंस पहले से आ गया था कि यार सिलेक्शन तो होगा ही, है ना। आपको, मुझे ये लगता है कि आपको खुशी उस चीज की ज्यादा होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है ना, कि यार या मैं बाउंड्री पे था और मेरा सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा, ठीक है। बट अपने को पेपर देने के बाद और पेपर से इवन पहले भी अपने को ये था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा खुशी तो नहीं थी, बट हाँ, क्योंकि खुशी तब होती है मुझे ये लगता है कि जिस चीज के बारे में अपन ने सोचा ना और वो मिल जाए आपको। और वो मिल जाए, है ना। कि फिर बाद में तुम्हारे दिमाग में एकदम से ये आता है कि यार यस ये तो हो गया, अब क्या होगा, वो सोच के। बट अपन ने क्या है कि पहले से ये सोच रहे थे कि चलो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो जो लाइफ थी ना उसको अपन दिमाग में पहले ही जी रहे थे, तो इसलिए इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई, ठीक है। मैं बहुत नॉर्मल सा था, और घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे, एक्सट्रीम लेवल पे, है ना। सर आपने जैसे आज तो बहुत हजारों बच्चों को पढ़ा दिया, बट जब आप पढ़ रहे थे सीकर के अंदर या फिर उस टाइम में कंपटीशन कैसा था, किस लेवल पर कंपटीशन था। तो उस टाइम पे भी मैं ही बोलूँगा 2013-14 में 14 लाख फॉर्म भरा करते थे। आज वो जो फॉर्म्स का नंबर है ना वो कम हो गया था, लॉकडाउन के टाइम पे तो 7-8 लाख के लगभग ही हो गया था, और अभी धीरे धीरे वापस से इंक्रीज हो रहा है, जैसे इस बार 11-12 लाख फॉर्म है ना, तो वापस से फ्लो पकड़ रहा है। बट जैसे हम ओवरऑल एजुकेशन की बात करें ना, तो कंपटीशन जो है वो एक्चुअली बढ़ा है। बट मैं जेई की अगर बात करूँ ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है
कंपटीशन पहले से थोड़ा कम हुआ है। कम। रीजन बताता हूँ मैं आपको इसका कि हमारे टाइम पे ये होता था कि एक फिक्स सा पैटर्न था कि जिस बच्चे के 85% से 80% से ऊपर बन गए वो जनरली मैथ्स लेगा, है ना। और 70 से लाइक 85-80% तक बन गए तो वो बायो में जाता था। मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व करा है उससे कम परसेंटेज वाले हैं, कुछ कॉमर्स में जाएंगे, कुछ आर्ट्स में जाएंगे, ठीक है। इवन कॉमर्स वाले 80 से 90% वाले भी जाते थे कॉमर्स से, बट बहुत कम जाते थे। पर मैथ्स का क्रेज बहुत ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम पे इंजीनियरिंग का, इवन प्राइवेट इंजीनियरिंग का भी बहुत क्रेज था। तो ये सीन था। और अब क्या हो रहा है कि जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, अगर 90% से ऊपर अगर 10 बच्चे आ रहे हैं ना तो उनमें से 6-7 बच्चे तो इधर नीट में घुसे जा रहे हैं, है ना। क्योंकि लोगों को लगता है कि सिक्योरिटी ज़्यादा है, हो सकता है सिक्योरिटी ज़्यादा हो, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता सिक्योरिटी ज़्यादा है। मेरे को अभी भी मैथ्स ही ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करते हो और तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट है ना। पर नीट में मुझे ये लगता है कि यार अगर तुम डॉक्टर बने हो बहुत लंबे टाइम के बाद में तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होगी और फिर तुम जब तक 40+, 45-50+ हो गए ना तब जाके तुम्हारी, अगर तुमने अच्छा काम किया है तो तुम्हारी फेम बनेगी, है ना। और तब तुम्हारी बढ़िया अर्निंग होगी, है ना। और अब तो एमसीए ने भी टेस्ट वगैरह कर दिए, ठीक है, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो मेरे को ये लगता है कि अभी क्या है कि फ्लो ज़्यादा नीट में ज़्यादा बढ़ गया है। तो जेई में ओवरऑल जो कंपटीशन है वो कम हो गया है। बट हाँ, टॉपर्स के लिए अगर मैं बोलूँ ना तुम्हें तो टॉपर्स में अभी भी कंपटीशन उससे ज़्यादा हो गया है। टॉपर्स इन द सेंस अगर टॉप 100 में आना है आपको, है ना, कंपटीशन ज़्यादा हो। उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। क्यों? उसका रीज़न भी है क्योंकि पहले प्री फाउंडेशन इतना नहीं था। अब आजकल तो 6, 7, 4 से स्टार्ट कर दिया। हाँ, बेसिकली मतलब 6-7 क्लास से तो स्टार्ट कर ही देते हैं लोग, है ना। तो इस वजह से टॉपर्स में ज़्यादा कंपटीशन होता है। सर आप हिंदी मीडियम से जैसे बिलोंग करते हैं तो सर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कंपैरेटिवली हिंदी में टफ है जैसे, तो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखो जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था ना उस टाइम पे मैं अपने एरिया की बात बता देता हूँ आपको कि हम जब कर रहे थे तब 12th में हिंदी के तो थे 5 बैच और इंग्लिश का था 1 बैच, ठीक है। तो इस शेखावाटी रीजन में जो है हिंदी का प्रचलन उस टाइम पे ज़्यादा था, बट आज बस उल्टा है उसका बिल्कुल, है ना। आज इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा हैं, हिंदी मीडियम के। हाँ, तो ऐसा नहीं था, जेई की तैयारी करते टाइम तो मुझे इतनी डिफिकल्टी फील नहीं हुई, है ना, कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स पेपर भी हिंदी में ही आएगा, है ना। बट हाँ, कॉलेज जाने के बाद में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है और वो एक्चुअली ऐसा होता है क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो जनरली बाहर से पढ़ाई करे हुए होते हैं या फिर इधर साउथ साइड के ज़्यादा होते हैं, उधर हिंदी कोई जानता भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो उनका एक्सेंट भी क्या होता है, अलग होता है। तो अपन यार हिंदी मीडियम के बच्चे ना इंग्लिश पढ़ के उसका हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए पासबुक का यूज़ करते थे, है ना। तो अपन डायरेक्ट सुन के तो कैसे समझ पाएंगे। तो स्टार्टिंग डेज में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, देन फिर धीरे 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 अब वो तो आदत तो डालनी पड़ेगी आपको, है ना। और ये अभी भी हिंदी मीडियम के जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना उनके साथ बहुत दिक्कत होती है और वो बोलते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर यार समझ नहीं आ रहा है, क्लास में समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पे तो पूरा इंग्लिश मीडियम में चलता है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ यार देखो, इंग्लिश ऐसी चीज़ है, इंग्लिश या कोई सी भी लैंग्वेज ले लो आप, ऐसी चीज़ है आप जितना ये ज़्यादा यूज़ करोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आप अगर ये लेके बैठे हो, आप झिझकोगे अगर बोलने से, ठीक है, तो आप सीख नहीं पाओगे। तो उस टाइम पे एक सेमेस्टर तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि समझ नहीं आता था, फिर क्लास से भी लेना थोड़ी बंद कर दिए थे, है ना। कि अभी जब क्लास में समझ ही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, बुक से पढ़ने में बहुत टाइम लगता था। देन फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई और इंग्लिश पकड़ सही हो गई। जो लोग आईआईटी जाते हैं तो वो क्या अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं सर? देखो मुझे ये लगता है और मैंने ये देखा भी है कि आईआईटी में जाने के बाद ना इंसान डिफरेंटली चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, बट 99% केस में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है, ठीक है। क्योंकि आईआईटी सिर्फ ये नहीं है कि आपको इंजीनियर बना के निकाल रहा है,
वो आपका और डेवलपमेंट करता है। ठीक है, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का माहौल ऐसा ही होता है। और फिर दूसरी चीज़ डिपेंड करती है आपके फ्रेंड सर्कल पे। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है और वेरियस टाइप का है तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे, है ना। जैसे कि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा था, बहुत सारे सर्कल्स थे एक्चुअली, है ना, कि राजस्थानी लोग भी थे, है ना, और जैसे इंदौर, दिल्ली, मुंबई वाले इधर के टाइप के लोग भी थे, है ना। विंग के लोग भी वेरियस टाइप के थे। उनमें क्या होता है कि आपको अलग अलग जगह के लोग ना, अलग अलग क्वालिटीज़ मिलती है सबको, है ना। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बट जनरली नहीं, मतलब कि मैंने बहुत सारे लोगों में ये भी देखा है कि जैसे वो गए थे, इंजीनियर तो बन गए, वैसे ही लगभग वो निकल गए। ठीक है, शायद उनको वैसा ही फ्रेंड सर्कल मिल गया जैसे वो पहले थे, तो वो कभी इम्प्रूव ही नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए अपने आप चेंज नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। तो जो सक्सेस की बात आप कर रहे हो ना, वो ऐसा है कि देखो सक्सेस बहुत सारी टर्म्स में हो सकती है। जैसे कई को हमने ऐसा भी देखा है कि चलो कॉलेज में अच्छा नहीं कर पाए वो, बट कॉलेज के बाद लाइफ में बहुत अच्छा करे, कहीं ना कहीं यूपीएससी निकाल दें। जिनके मतलब सीपीआई 6 थी, है ना, 6 से नीचे थी, यूपीएससी निकाल दिया उन्होंने। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यार आप कितना मैच्योरली हैंडल करते हैं चीज़ों को, है ना। क्योंकि अगर आप वहाँ की चकाचौंध में अगर फंस गए तो शायद आप एकेडमिक्स में जो है वो पीछे रह जाओगे, है ना। और सक्सेस में तो देखो यार ऐसा ही है कि सिर्फ मनी तो होती नहीं है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट होना मेरे को लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और जो निकलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है आईआईटी से। तो 99% केस में तो मैं यही बोलूँगा कि सब अच्छा कर लेता है। एंड सर, जो लोग आईआईटी नहीं जा पाते हैं बट उन्होंने जेई जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन की एंड उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सर वो क्या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं बाद में? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कर पाते हैं। देखो आज तक अपन ने यही सुना है कि जो पढ़ाई करी है ना, वो कभी भी खराब नहीं है, व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है। वो डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। इवन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अगर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, है ना, और देन वहाँ जाके बहुत अच्छा कर पाते हैं। इवन जो आईआईटी में गए हैं उनसे भी अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे नेवी एयरफोर्स में चले जाते हैं, जो आजकल तो थोड़ा कम ही हो गया, हाँ। है ना। बट इनमें भी क्या होता है कि जैसे एनडी के थ्रू चले जाते हैं, है ना, नेवी में बीटेक वाला प्रोग्राम होता है उसी में चले जाते हैं। बट वही है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि मैंने कई बच्चों को देखा है जिनके 90% 92% आ जाते हैं, बट उनको लगता है कि मेरे को एनआईटी तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो वो फिर काउंसलिंग भी नहीं करते, है ना। बट मेरा कहने का मतलब ये है, आपके 90% आए, चाहे 91 आए, 92 आए, चाहे 88 आए, काउंसलिंग तो कराना है। काउंसलिंग करनी है। और काउंसलिंग में प्रॉपर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ एनआईटीज ही नहीं होती हैं जो अच्छी होती हैं, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, जीएफआईटीज जिनको अपन बोलते हैं, और वो हर साल लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को जीएफआईटीज के अंडर लाया जा रहा है, मतलब कि जेई मेन के थ्रू काउंसलिंग करी जा रही है। तो उनमें भी जा सकते हो, उनमें भी अच्छा स्कोप होता है। ठीक है, कई लोग देखे हैं मैंने जो जीएफआईटी में जाके आज करोड़ों के पैकेज पे बैठे हुए हैं, है ना। तो यही है कि देखो आप भ्रामक चीज़ों में ना आए, है ना। जो नहीं हो पाता है अगर सिलेक्शन, तो सिर्फ आईआईटी एनआईटी नहीं है। और फिर कई बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि चलो किसी भी चीज़ में नहीं हो पाया, है ना, प्राइवेट कॉलेज करके देन फिर एसएससी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों क्यों एसएससी निकाल पा रहे हो बच्चे 1-2 साल में? उन्होंने जेई के लिए पहले जी तोड़ मेहनत की थी, जी तो वो मेहनत करना सीख गए सर। वो मेहनत करना सीख गए एग्जैक्टली। ठीक है, उनको ये पता है कि हार्ड वर्क क्या होता है और कैसे करना है ना। तो वो वहाँ पे वो डरते नहीं है उतनी तैयारी से, क्योंकि उन्होंने जो 12th लेवल पे यार जो तैयारी करी है ना, वो एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा टफ थी। टफनेस में ज़्यादा थी, कंपटीशन नहीं बोलूँगा मैं, कंपटीशन। कंपटीशन ऑफ कोर्स उधर ज़्यादा है ना। बट वो मेहनत करना सीख गए और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यस हम कर सकते हैं। सर, अभी जैसे आईआईटी की कितनी फीस लगती है एंड जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो फीस ही नहीं दे सकते आईआईटी की या जेई की, तो सर उनको कुछ सपोर्ट वगैरह मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर जो भी कुछ ट्रस्ट वगैरह है उनके थ्रू?
एग्जैक्टली देखो, अभी आईआईटी ने शायद 2016 से शायद इन्होंने, या 15 से इन्होंने क्या है कि फीस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग थे उनके लिए फीस में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिया। जैसे फीस तो वैसे तो सब आईआईटीज़ के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है ना, बट ऐसे समझिएगा आप 2-2.5 लाख रुपए लगभग आपके लग रहे हैं फीस के, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि आपकी 6 लाख से ऊपर या 6.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपको पूरा फीस देना पड़ेगा, और 2.5 लाख से 6 लाख तक है तो आपको 33% रिलैक्सेशन मिलेगा, और 1 लाख से आपकी 2.5 लाख इनकम है पर एनम तो फिर आपको 66% रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब छूट मिलेगी। छूट। और 1 लाख से कम है तो आपको अकेडमिक फीस में तो पूरी ही छूट मिलेगी। अकेडमिक फीस तो आपका लगेगा ही, मतलब देना ही नहीं है वो। हाँ, हॉस्टल चार्जेस और एडिशनल जो भी चार्जेस होते हैं बस वो लगते हैं। बहुत कम फीस हो गए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। और एक्चुअली क्या होता है कि अगर वो मान लो 2.5 लाख भी ले रहे हैं ना अपन से, तो गवर्नमेंट के एक सेमेस्टर की एक बच्चे पे लगभग 9 से 10 लाख रुपए का खर्चा आईआईटी, ठीक है। तो वो बहुत कम फीस ले रहे हैं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। और ये तो हो गया कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है। दूसरी चीज़, फर्स्ट ईयर में जब बच्चा जाता है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ स्कॉलरशिप के निकाल रखे हैं, है ना, जो कि आपका एक सेमेस्टर का फीस तो लगभग दे ही देगा, है ना, इतना तो मिल ही जाता है। फिर बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि वो भी ट्रस्ट वगैरह हैं, वो भी स्कॉलरशिप देते हैं, है ना। बट मुझे जहाँ तक पता है कि आप स्कॉलरशिप जो है वो एक ही ले पाते हैं। मतलब सब स्कॉलरशिप एक साथ नहीं ले सकते, सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप ले सकती है आप अगर लीगल तरीके से लेते हो तो, है ना, और बाकी लीगल लेते हो तो ले तो नहीं सकते हो आप, है ना। दूसरा, आईआईटी में जाने के बाद अगर आपका सीपीआई अच्छा रहता है, मतलब कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, जो कि 6.56 से अबव रहती है अगर आपकी सीपीआई आउट ऑफ 10, तब भी आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है जो कि फीस के इक्विवेलेंट होती है, तो फीस तुम्हारा निकल जाता है वहाँ से, है ना। तो अगर आप सही में अगर आईआईटी में पढ़ने ही जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप 6 सीपीआई से ऊपर तो लगे रहोगे, और ले आओगे तो आपको फीस तो मिल ही रही है, तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। फिर भी अगर बच्चे को ये भी है कि यार हम तो हॉस्टल फीस भी नहीं दे सकते, एडिशनल खर्चा भी, तो बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है। इवन हर आईआईटी में एनआईटी में बैंक होता है और वो आपको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपके 4 साल जितना भी कोर्स चलता है उसमें तो आपके इंटरेस्ट लगता नहीं है, और उसके बाद आप धीरे धीरे पे कर दीजिएगा, क्या दिक्कत। तो मैं तो ये बोलूँगा कि यार पेरेंट्स को ना तैयारी करवानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस अभी देखे हैं कि इवन मेरा पड़ोस में ही थे, है ना, उनको मैंने बोला कि यार आप तैयारी करो, ठीक है, बट वो इस उनके किसी ने दिमाग में भर दिया कि 50-60 लाख रुपए लगते हैं आईआईटी में तो पूरे, ठीक है। मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करी बट वो नहीं समझे। मैंने उनको बोला कि यार आप सिर्फ 1 साल 2 साल इसको पढ़ा दो, आगे तो ये खुद ही पढ़ लेगा, लोन लेके पढ़ लेगा, ठीक है, और बाद में पे कर देगा, क्या दिक्कत है ना। तो फुली सपोर्ट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। और बहुत पैसा नहीं आता है, बहुत लोग भ्रामकता में जीते हैं, बहुत पैसा लगता है आईआईटी करने में। सर आपके टाइम में गांव के अंदर जैसे इतनी प्रायोरिटी नहीं थी स्टूडेंट्स को, एंड जो 60-70% वाला स्टूडेंट्स है इस टाइम वो भी जेई क्लियर कर लेता है, तो सर ये क्या डिफरेंस आ रहा है? जैसे 90% वाला बच्चा, ये 90% वाला बच्चा रह जाता है, एंड जो 60-70% वाला बच्चा है वो जेई के अंदर सिलेक्ट हो जाता है। तुम सही बोल रहे हो कि ये एक्चुअली पता है क्या है, मैंने भी देखे हैं ऐसे केस। 95% थे 10th में, 2 साल फाउंडेशन किया बट सेलेक्ट नहीं हो पाया बच्चा। बट कुछ केस ऐसे भी देखे हैं जो 60, 67, 70% है, बट वो जेई क्लियर कर जाते हैं, इवन नीट भी क्लियर कर जाते हैं। पिछले साल मैंने एक रिजल्ट भी देखा है ना, इवन टॉपर्स में देखा है जिसके शायद कुछ 65 या 68% थे, है ना, और उसने नीट क्लियर करा पहली बार में 12th में। तो इसका मेरे को ये लगता है कि यार एक तो जागरूकता, है ना, कि इस एज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाता है अच्छे से, उसको यही नहीं पता होता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ मेरे लिए गलत है ना।
लाइक जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ। अगर बच्चे को अपनी बोलेंगे ना पानी पूरी मत खा, पेट के लिए खराब करती है ना, तो वो खाएगा। टेस्ट चाहिए उसको, है ना। उसको ये मतलब नहीं है कि पेट खराब कर रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट से मतलब है कि टेस्ट से उसका मतलब। टेस्ट क्या है, बढ़िया आ रहा है उसका। हाँ, जबकि जैसे ही उसकी एज 35-30 ये होगी, तब उसको समझ आएगा कौन सी चीज़ हेल्थ के लिए सही है, कौन सी चीज़ हेल्थ के लिए सही नहीं है। तब वो फिर बाद में अपनी प्रायोरिटी चेंज करने लगेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो आप बोल रहे हो ना 60 और 95% वाले बच्चों में इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है, तो ये गाइडेंस का फ़र्क पड़ता है, तो फिर बच्चे की सोचने पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलती है ना और बच्चा मेहनत करता है, तो 60% हो चाहे 70% हो, बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। सर अभी आपने जो मेंशन किया कि 90% वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो सर उसका क्या रीजन है? देखो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कि एक तो पहला रीज़न तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस बच्चे के 95% आ रहे हैं ना, मैं सारे बच्चों की तो बात नहीं करूँगा, बट बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो अपने आप में ये सोचता है कि यार आई एम द सुपीरियर, है ना, मुझे पता है कि क्या करना है। वो चाहे 90% वाला एटीट्यूड आ जाता है उनके अंदर। वो एटीट्यूड तो नहीं बोलूँगा मैं उस चीज़ को, बट मैं ये बोलूँगा कि उसको जैसे बचपन से गया, उसने स्कूल में पढ़ाई करी है और उसको पता थी स्ट्रेटजी कि कैसे 95% लाने हैं, है ना, तो वो उसी स्ट्रेटजी को आगे फॉलो करता है, करना चाहता है, और टीचर बोलता है उसको भी थोड़ा चेंज कर। कोचिंग फील्ड में मतलब वो अपने आप को नहीं डाल पाते एग्जैक्टली वो उसी डर्रे पे चलता है, जो स्कूल और वाला था। एग्जैक्टली और फिर वो बैठ नहीं पाता वहाँ पे। तो सर अभी आपने जैसे बोला कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है एंड जो 90-60% वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो सर वो प्रॉपर गाइडेंस क्या है मतलब? देखो हम बार बार क्लास में भी बोलते हैं बच्चों को, है ना, और पूरे साल भर बोलते हैं, और उसके बाद भी बच्चे आके मुझे बोलते हैं कि सर नंबर नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, लास्ट में भी बोलते हैं। तो मैं तो उनसे यही पूछता हूँ कि जो हमने बताया वो क्या आपने फॉलो किया, तो यही बोलता है लास्ट में नहीं, क्योंकि अगर फॉलो करें तो डेफिनेटली उसके मार्क्स बढ़ेंगे। पहली चीज़ तो जो बच्चा 10th से 11th में यहाँ आए या 12th करके यहाँ टारगेट में आए, ठीक है, तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि यार ये समझना पड़ेगा कि भैया ये चीज़ बिल्कुल अलग है, ये स्कूल नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। यहाँ कंपटीशन बहुत है और यहाँ पढ़ने का तरीका अलग है। क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि थोड़ा रटने वाला सिस्टम चलता है, यहाँ समझने वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। तो क्लास में बैठने का भी तरीका अलग होता है। कि स्कूल में तो ये होता था कि यार टीचर ने पढ़ाया, अपन ने पढ़ लिया, बस कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, इतना ही करना होता था। नोट करवाया तो नोट कर लिया, ठीक है, और घर आके उसको पढ़ लिया। अरे पढ़ना तो वही है जो अगले ने बताया, और एग्जाम में भी वही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बट जेई नीट में क्या है, आपने पढ़ा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, है ना, डेटा चेंज हो चाहे कॉन्सेप्ट को घुमाया हुआ हो, ठीक है, घुमा फिरा के आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्लास में भी अच्छे से बैठना पड़ेगा। जो आपका कॉन्सेप्ट था ना, खुली आंखों से आप देख रहे हो, खुले कानों से आप सुन रहे हो, उसके साथ आपको खुले दिमाग से बैठना पड़ेगा, है ना। आपको इस थिंकिंग से बैठना पड़ेगा कि आपको ये जो चीज़ पढ़ाई जा रही है ना, ये यहीं की यहीं आपको गेन करनी है, यहीं पर आपको सीखना है। जबकि स्कूल का सिस्टम क्या था कि आपने यहाँ नहीं सीखा तो घर जाके पढ़ लो, है ना। तो आपको यहाँ सीखने के देखो कितने बेनिफिट्स हैं। मैं बताता हूँ बच्चों के जनरली दिक्कत कहाँ आती है। बहुत सारे बच्चों की तो ये दिक्कत आती है, सर क्लास में समझ आ जाता है बट क्वेश्चन नहीं हो पाते मॉड्यूल के, ठीक है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, सर मॉड्यूल के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, क्लास में भी समझ में आ जाता है, क्लास में भी समझ आ जाता है, टेस्ट में नहीं नंबर नहीं आ पाते, ठीक है। उनके सबकी एक एक चीज़ बताएंगे अपन कि कहाँ क्या दिक्कत थी एक्चुअली। फिर कुछ बच्चे ये होते हैं कि सर क्लास में भी जो क्वेश्चन है वो समझ ही नहीं आ रहा है ना, घर जाके मैं पढ़ता हूँ उस टाइम समझ आ जाता है बट मैं रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या मेरा पेपर जो है वो छूट जा रहा है ना। तो इन सब समस्याओं का ना एक इलाज है, क्योंकि इसका मैं आपको बेनिफिट भी बताते चलूंगा साथ में। पहली बार पेपर छूट रहा है आपका, उसका रीजन था कि आपकी स्पीड कम है। सेकेंड दिक्कत कि सर मॉड्यूल के क्वेश्चन मेरे से 80% हो पा रहे हैं
बट एग्ज़ाम में मेरे 40% भी नहीं आए। उसका रीज़न ये था कि जब मॉड्यूल आप घर पे करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट भी दे देते हो, 15 मिनट भी दे देते हो, टाइम बाउंडिंग नहीं है। टाइम बाउंडेशन नहीं है। बट एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं रहता, है ना? तो वहाँ पर चाहिए आपको स्पीड अप होना पड़ेगा आपको। तो आपका दिमाग वहाँ फास्ट चलना चाहिए। अब आप घर पे तो तैयारी कर रहे हो, कैसे दिमाग को चला रहे हो, एकदम पैदल पैदल चल रहे हो वैसे, और आप चाहते हो एग्जाम में वो दौड़े, कैसे दौड़ेगा? वो कछुए और खरगोश वाली दौड़ होगी। बस वही वाली। तो ये दिक्कत है ना? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा ना यार। आप स्पीड में कैसे, आप छोटा सा एग्जांपल ले लो ना, कि अपन घर से निकलते हैं, बड़े आराम से निकलते हैं, हर चीज लेके जाते हैं, बट जल्दबाजी में अपन ये भी सोचते रहते हैं अरे हर चीज उठानी है, हर चीज उठानी है, बट फिर भी कुछ ना कुछ करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है आपका। वो जो जल्दबाजी वाली चीज है ना, वही एग्जाम में होती है आपके साथ, ठीक है? तो इसलिए उनके नंबर नहीं आ पाते। तीसरी चीज कि सर है ना, क्लास में समझ आ जाता है बट मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं हो पाते, ठीक है? उनको एक गलत फहमी है कि समझ आ जाता है, ठीक है? क्योंकि मैं तो ये क्लास में कई बार एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ बच्चों पे, ठीक है? कि जैसे कि अब मैं बताता हूँ आपको कि पढ़ना कैसे होता है। आप क्लास में बैठ रहे हो, पहला माइंडसेट आपका ये होना चाहिए, ये जो चीज़ पढ़ाई जा रही है ना, ये मेरे बहुत काम की चीज़ है और इसको मैं समझ सकता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड से बैठे आप, एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ना उसको कि मेरे ये आगे ना आगे कहीं काम तो आएगी, काम आएगी, ठीक है? और पॉजिटिव एटीट्यूड से बैठो कि मेरे को समझ आएगी और मेरे को यहीं की यहीं इसको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि अगला क्वेश्चन जैसे ही टीचर करवाएगा ना, तो वो मेरे को करके देना है, ठीक है? आपने क्लास में अच्छे से समझा, सिर्फ खुली आंखों से और खुले कानों से नहीं, खुले दिमाग से समझा, उसको मतलब कि गेन किया। देन फिर आपने क्लास में क्वेश्चन जैसे ही टीचर करवाता है, तो ऑफकोर्स हर एक सब टॉपिक का पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है। पहले क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दिया ना क्लास में, तो आपको ऐसा लगेगा कि यस मैंने किया है ना? अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है? अगर वो भी कर दिया आपने, तो सीडी बाई सीडी टफनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है? और आप धीरे धीरे कई बार जैसे बच्चों से क्वेश्चन नहीं होता तो हम हिंट भी दे देते हैं, बेटा इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे सोचो। अगर वो हिंट लेके उसने कर दिया, उसको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चीज मैंने अभी पढ़ी है वो मैंने क्या कर दी, क्लास में सोल्व कर दी। तो जब वो घर जाके मॉड्यूल करेगा ना, तो उसको टाइम भी कम लगेगा मॉड्यूल करने में, और एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार जब वहीं पे कर दिए थे पहली बार ही, तो क्लास में करने के बाद अब तो ये रिपीटेशन है, अब तो मैं कर ही दूंगा बड़े आराम से। तो वो मॉड्यूल भी फास्ट कर पाएगा, उसके पास समय भी बचेगा, है ना? और मॉड्यूल अगर फास्ट कर पाएगा तो उसको एक अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो कॉन्फिडेंस टेस्ट में भी आएगा, ठीक है? पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात कि सर क्वेश्चन तो कर रहा था वो क्लास में, बट क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगा रहा था। दूसरा आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि यार जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं ना, मेरे को सबसे पहले जवाब देना है, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है खुद की कि मैं सबसे पहले जवाब दूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले जवाब देने के चक्कर में आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को बढ़ाओगे। और स्पीड होती है 3 टाइप की। पहली बात तो क्वेश्चन आपने पढ़ा स्पीड से, उसको समझा, ठीक है? समझने की स्पीड, जैसे बच्चे में टीचर में क्या डिफरेंस होता है, टीचर क्वेश्चन को देखता है, देखते ही बताओ जरा, उसको समझ आता है कि हाँ क्या करना है, ठीक है? और फिर बाद में आती है माइंड की स्पीड की, क्या सॉल्व करना है, क्या करना है इसमें, ठीक है? और फिर तीसरा आता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है? कितना आप फास्ट कर पाते हैं। ये सारी स्पीड अगर आप क्लास में अगर करते हो, तो आपको एग्जाम में टाइम भी बचेगा। आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व भी दिमाग में भी ला पाओगे कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें, है ना? तो ये सारी प्रैक्टिस जो है ना, मैं बता रहा हूँ, वो क्लास में ही होती है। अगर हम ये सोचे कि यार क्लास में तो हम नोट्स बना ले जाते हैं, जो कि 90% बच्चों की यही सोच होती है क्लास में बैठने पर, कि बस यहाँ पे तो आ गए, यहाँ पे नोट करेंगे और घर जाएंगे और फिर पढ़ना है, नोट्स को फिर पढ़ना है, बस क्वेश्चन देखेंगे होंगे तो होंगे नहीं, नोट्स पढ़ेंगे। हाँ, तो वो चीज जो है ना, 90% बच्चे यही कर रहे हैं कि क्लास में भाई आते हैं, नोट करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है? घर जाके पढ़ते हैं, चाहे वो सीट भी करें, वो आउटपुट नहीं आ पाएगा कभी भी। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में आपको यही होता है कि क्वेश्चन पढ़ा,
पढ़ते तुरंत समझ आ जाए, फिर आपको कॉन्फिडेंस रहे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर आप फास्ट भी कर पाए। यही तो चाहिए होता है एग्जाम में। ये सारी प्रैक्टिस जो है आपकी क्लास में होती है। आप घर जाके अगर टाइम लिमिट लगा के क्वेश्चन करते हो ना, तो वो थोड़े दिन तो फॉलो हो पाते हैं, बाद में फॉलो नहीं हो पाते। फिर बात आती है सर बच्चों की, एक और दिक्कत आती है कि सर हम डीमोटिवेट हो गए, हमें मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ मोटिवेशन नाम की चीज़ है ना, एक्शनल मोटिवेशन नाम की चीज़ कुछ होती नहीं है। अगर आज मान लो आपने मुझे मोटिवेट किया, ठीक है, मैंने एक दिन काम किया उस तरीके से, 2 दिन करा, तीसरे दिन वही मक्कारी आई, अगर मेरे मन में ही मक्कारी घुसी है ना। मोटिवेशन जो होता है ना, वो होता है सेल्फ मोटिवेशन, जो हमेशा आपको एनर्जेटिक रखता है। और सेल्फ मोटिवेशन तभी मिलता है, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले कहीं एक मेरा स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ा हुआ है, अभी तो आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली, वो मेरे को बोलता है कि सर एक्चुअली है ना मेरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पा रही, अच्छे से नहीं हो पा रही, सेकेंड ईयर में। तो मैंने बोला कि यार क्यों नहीं हो पा रही, सर मोटिवेशन ही नहीं आ रहा। तो मैंने बस ऐसे रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं अपन, कि मेरे पास थोड़ा सा काम आया हुआ है ना, वो काम कर दे यार तू ना, कर देगा क्या? तो बोलता है कि मतलब क्या काम है? मैं बोला तेरे को 2-1 घंटे पढ़ना है और फिर 1 घंटे का असाइनमेंट करना है, और तेरे को मैं दूंगा 4,000 रुपये हर दिन के, ठीक है। वो बोलता है अरे सर कर दूंगा, मेरा कैंटीन का खर्चा चल जाएगा, मेरी तो बढ़िया लाइफ बन जाएगी। एक दिन मैंने उसको करने को दिया, उसने लिटरली 2 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन असाइनमेंट किया और अच्छे से किया, बहुत बढ़िया से। लालच आ गया उसको। लालच आ गया, ठीक है। मैंने उसको 4,000 रुपये दे दिए। फिर दूसरे दिन मैंने बोला कि यार देख मैं डेली डेली पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, तू पूरे एक वीक कर दे, एक वीक के बाद में मैं तेरे को पेमेंट दे दूंगा। उसने पूरे एक वीक किया, मैंने एक वीक के बाद में उसको पेमेंट दे दी। फिर 7वें दिन, मतलब 7 दिन हो गए से, 7वें दिन हमने बात करी कि यार तू एक चीज बता कि तेरे को खुद पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है या बिलीव है, या फिर मेरे पे ज्यादा बिलीव है? बोलता सर खुद पे ही ज्यादा होगा ऑफकोर्स। तो मैंने बोला कि यार मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि तुझे मेरे पे ज्यादा बिलीव है। कि सर कैसे? मैंने बोला कि यार तेरे को पहले दिन मैंने पैसे दे दिए, दूसरे दिन मैंने तेरे को बोल दिया कि वीक के बाद दूंगा, एक वीक के बाद, और तूने मेरे पे बिलीव कर लिया, है ना। कि सर वो तो मुझे पता ही था कि आप दोगे ही। बोला कि अगर तू खुद से प्रॉमिस करे तो, खुद से प्रॉमिस करे तो कि अगर मैं काम करूंगा मैं खुद को पैसे दूंगा, है ना, मोटिवेट करो। है ना। तो बोलता कि हाँ सर खुद पे तो बिलीव होगा। मैंने कहा बस अब तू क्या करना है, डेली 2 घंटे पढ़ना, 1 घंटे क्वेश्चंस करना, ठीक है, 3 घंटे का काम करेगा और हर दिन के 4,000 रुपये जोड़ लेंगे। और वो है ना 2 साल तेरे बच्चे कॉलेज के, 2 साल के बाद में रिटर्न तेरे को ऑटोमेटिकली कंपनी में मिल जाएगा, ठीक है। बोलता सर ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने बोला यार तुमने 7 दिन मेरे पे बिलीव किया ना, 2 साल 2 साल खुद पे बिलीव कर लिया, ठीक है। ये 4,000 रुपये दिन के तू काउंट करेगा ना, उससे भी कई ज्यादा अमाउंट तुम लाइफ में है ना ज्यादा गेन कर पाओगे, ठीक है। तब उसको जाके समझ आया कि ओ, तब उसके स्ट्राइक किया, ठीक है। अभी मेरी कल ही उससे बात हो रही थी, मतलब क्या कंटिन्यू हुआ कि नहीं, कि सर 6-7 दिन हो गए बढ़िया से पढ़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी एंड से आने वाले हैं उनके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे क्या होते हैं कि उनको चाहिए इंस्टेंट रिटर्न, कि मैंने कोई काम किया उसका पैसा अभी के अभी मिल जाए मेरे को, या उसका जो भी गिफ्ट है वो मेरे को अभी के अभी मिल जाए, है ना। और बच्चों को चाहिए मेनली पेशेंस। पेशेंस, अब बच्चे यहाँ तैयारी कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ के बारे में सोच नहीं रहे, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन तब आता है जब आप जो काम कर रहे हैं उसके आउटपुट को आप थोड़ा एनालाइज करें, इसके क्या आउटपुट्स हैं और वो आउटपुट आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अपन रैंडमली एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर बच्चों से अगर तुम पूछोगे ना कि बेटा एक तो 2 घंटे आपको पढ़ना है और 1-2 घंटे आपको ना खेलने खेलने जाना है, ठीक है, तो खेलना ही प्रेफर करेंगे। क्यों? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। गेम में क्या हो सकता था, पॉजिटिव तो क्या जो बच्चे को पसंद आ रहे हैं, फन आए, फन मिलेगा,
उसके दोस्त होंगे, उनके साथ हंसी मजाक करेगा, बढ़िया मजा आएगा। ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे, हो सकता है वो जाए वहां पे गिर जाए, पाँव टूट जाए, है, पसीना आएगा, धूल लगेगी, ठीक है, चर्म रोग हो जाए, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो गया, खेलने गया, क्रिकेट खेल रहा था, पहली बॉल पे आउट हो गया, अब पूरे टाइम पे तो वो फील्डिंग ही कर रहा है। ठीक है। उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को तो उसने देखा ही नहीं, उसने सिर्फ वो वाले देखे जो उसको पसंद आ रहे थे। पढ़ने में उसने क्या देखा, पॉजिटिव देखी ही नहीं कि मैं पढ़ूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी। उसने सिर्फ क्या देखा, नेगेटिव इम्पैक्ट, यार मैं पढ़ूंगा पता नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा यार, मेरे को मन को भा नहीं रहा। तो एग्जैक्टली अपन काम वही करते हैं जिसके आउटपुट्स अपने मन को भाते हैं, है ना। तो बच्चों को मैं तो यही बोलूंगा मोटिवेशन के लिए तो, कि आप सेल्फ मोटिवेट होइएगा, है ना। और सेल्फ मोटिवेशन का सिर्फ एक ही राज है कि आप अपनी लाइफ को ना कंपेयर कीजिएगा कि आज जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर वो गोल मेरा अचीव हो गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, और अचीव नहीं हुआ तो मेरी लाइफ कैसी होने वाली है। आपको डेफिनेटली अचीव होने के बाद वाली लाइफ जो है वो पसंद आनी है। अब वो लाइफ को ऐसे नहीं कि बस हाँ चलो मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया तो क्या हो गया। ठीक है। हर चीज को कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, ठीक है, वो सब चीजों के बारे में आप सोचोगे। और हर दिन सोचना ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि यस इसके आउटपुट्स मेरे को पसंद आ रहे हैं तो मेरे को मेहनत करनी चाहिए, यही एक रास्ता है। समझ गए, सेल्फ मोटिवेशन ही मेन जरूरी है। सर अभी देखें कि जैसे जेई नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, उनका उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है या किसी कारणवश वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं सर। तो उसके लिए अपन मतलब क्या एक बढ़िया मोटिवेशन दे सकते हैं या कुछ बता सकते हैं उनको? एग्जैक्टली देखो अभी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई है। अभी मैं शायद देख रहा था 2-3 दिन पहले भी कि सीबीएसई भी 9th और 11th का जो सिलेबस है उसमें ओपन बुक टेस्ट करवाने की बात कर रहा है। ठीक है। तो वो स्ट्रेस जो है उसको कम करने के लिए, बट मुझको एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रेस नाम की जो चीज़ आई है ना, वो पहले क्यों नहीं थी। है? पहले जब राजस्थान बोर्ड था हमारा, उस टाइम पे 10th में भी मैथ्स में भी 2 बुक चलती थी, साइंस की भी 2 चलती थी, सोशल स्टडी की भी 2 होती थी। ठीक है। आजकल सिलेबस भी इतना शॉर्ट कर दिया है, उसके बाद भी बच्चों को इतना डिप्रेशन क्यों आ रहा है। मेन दिक्कत पता है कहाँ है? मेन दिक्कत है डेलीकेसी। उनको आजकल बचपन से है ना, उनको परवरिश ही ऐसे की जा रही है कि अरे बच्चा गिर गया, बेटा लग तो नहीं गई है। हम छोटे थे ना, गिर जाते थे ना तो घर वाले सुनाते उठते, समझ लो, ताकि वो पक्के हो गए थोड़े, लाड प्यार ज्यादा हो गया, लाड प्यार ज्यादा हो गए। नहीं। हाँ। ठीक है। वो चीज, और दूसरी चीज क्या है कि आजकल बच्चे है ना अपनी लाइफ को सबसे कंपेयर करने लग गए, और कंपैरिजन का माध्यम हो गया इंटरनेट। यार इसको ये मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला, इस यार इसको ये मिल गया, मेरे को ये क्यों। ज्यादा दिमाग तो उसी चीज में लग रहा है ना। उस चीज में जब लग रहा है ना तो वो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, डिमोटिवेट ही होगा, अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाई होगा वो। ठीक है। और फिर आ जाता है पढ़ाई का बर्डन। पढ़ाई का बर्डन आता है तो उसको लगता है कि यार ये चीजें तो मिल नहीं रही थी, अब ये नीट और जेई भी मेरे को नहीं मिल रहा। ठीक है। पहली चीज तो। दूसरी चीज देखो, ये तो हो गया कि वो डिप्रेशन आपको आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी बच्चे स्ट्रेस में आ रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं ना, मैं तो उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये लाइफ मिली है आपको, और ये लाइफ बहुत अच्छे कर्म की होंगे तब जाके मिली होगी आपको, तो इसको ऐसे तो खराब मत करो। और एक चीज बता दो मेरे को कि जितने भी बड़े लोग हैं, कौन से बताओ डॉक्टर है, कौन से इंजीनियर है, नहीं है। ठीक है। इसका मतलब उन्होंने लाइफ में कुछ और किया होगा, है ना। तो जेई नीट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे अदर ऑप्शंस होते हैं, आप टीचर से मिलिएगा, आप काउंसलर से मिलिएगा, उनसे पूछिएगा कि सर इनके अलावा भी और क्या चीजें हैं जिनमें अपन हमारा करियर बना सकते हैं इक्विवेलेंट टू डॉक्टर और इंजीनियर, है ना। और अगर उसमें भी नहीं जाना है तो आप देन यार बहुत सारे आजकल तो चीजें हैं कि आप बहुत कुछ भी कर सकते हो। इवन मैंने अपने कई दोस्त देखे हैं कि जो 10th में मेरे साथ थे, ठीक है, और आज वो मेरे से भी ज्यादा कमा रहे होंगे। ठीक है। हाँ, ये चीज का फर्क जरूर है कि शायद लाइफ स्टैंडर्ड में उनमें और मेरे में डिफरेंस आ सकता है ना, कि मेरा ज्यादा अच्छा हो सकता है, बट कमाई में वो ज्यादा आगे हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो कुछ बिजनेस कर रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे। ठीक है।
तो डीमोटिवेट तो आपको होना ही नहीं है यार। कि आपकी कोई, आप जब पैदा हुए थे तब आपने क्या लिखवा के लाए थे कि आपको डॉक्टर ही बनोगे आप या आप इंजीनियर ही बनोगे? तो आप सिर्फ उसी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दिया आपने। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, बहुत कुछ कर सकते हो आप, है ना? तो इस चीज को ऐसे तो खराब मत करो इस लाइफ को। ठीक है, और मोटिवेटेड रहो, हमेशा खुश रहो, है ना? नहीं मिला जेई, नहीं मिला नीट, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कर लेंगे।